क्लास 10 अगेन वेलकम। ओके, और आज हम लोग चेक करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन। ओके, हमें आज चेक करना है कि समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन की क्या शर्त होनी चाहिए। ओके, तो ये पोर्शन देखिए बना है। अगला पोर्शन आपका ये एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड का यहाँ रखा हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए हमें क्या चेक करना है। हमें देखना है कि अगर कई लेयर्स शो की गई हैं, ऊपर का लेयर वायु का है एयर, ये लेयर आपका जल का है वाटर, अगला लेयर कांच का है और फिर वाटर वायु एयर का, मतलब जहाँ से चले थे। ठीक है ना। अब यदि कोई प्रकाश की किरण मैंने ये दिखाई है, इस प्रकार से प्रवेश करता है। ये है आपतित किरण, ये है आपतित किरण किस एंगल पर? आई एंगल पर। ठीक। अब चूंकि ये किरण वायु से जल में जाएगा। वायु क्या है? विरल माध्यम। जल क्या है? सघन माध्यम। तो निश्चित रूप से जो प्रकाश की किरण होगी वो अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो उसको मैंने यहाँ झुका दिया, थोड़ा एंगल चेंज कर दिया है। इस प्रकार से एंगल कुछ कम कर दिया। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल कुछ छोटा है, एंगल आर दिखा दिया अपवर्तन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर ध्यान दें, फिर देखिए जल से कांच में जाएगा। पहले ये वायु से जल में गया है, अवलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से एंगल चेक कर लेंगे आर के फॉर्म में। अब पुनः जब ये जल से कांच में जाएगा तो फिर चूंकि माध्यम बदल रहा है, जल इसके सापेक्ष विरल है ना। या फिर हम यही कहें कि कांच जो है वो जल के सापेक्ष क्या है? सघन। मैंने आपको बताया है अपवर्तनांक जल का 1.33, कांच का 1.5 या 1.65। तो कुल मिला के ये जो अपवर्तनांक होगा कांच का वो जल से ज़्यादा होगा। तो ये किरण जो होगी फिर से जो है अब बिल्कुल मुड़ी आएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। ये हमने अवलंब बना दिया है, अवलंब शो कर लेंगे इधर। ठीक है ना, मुड़ गई है। और ये एंगल दिखा दिया है कितना? ये एंगल आपको दिखा देना है आर डैश, आर डैश। तो देखिए ये फाइनली कांच से जब वायु में जाएगा, कांच फिर से सघन है, वायु काफी विरल है। ठीक है ना। तो ये अवलंब से दूर भागेगा। ठीक। और सबसे मेन पॉइंट ये कि जो किरण यहाँ चल रही है इसी को आप इसी समांतर यहाँ दिखा दीजिए। ये एंगल फिर कितना हो जाएगा? आई। ठीक है ना। आई एंगल में प्रवेश किया, आर एंगल से रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तित हुआ। और फिर ये एंगल कितना होगा? ये आर होता है ना। एक अंतर कोण हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे ये आर एंगल पे आएगा, आर डैश हो जाएगा। आर से आएगा कितने पे जाएगा? आर डैश पे। और फिर ये फाइनली जब यहाँ से निकलेगा है ना तो आई पे आएगा जिस एंगल से प्रवेश किया था। अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि जब ये वायु से जल में जाएगा, जल से कांच में जाएगा, कांच से वायु जाएगा, क्या नियम लगेगा? इसको मैंने मीडियम नंबर 1 दिखा दिया है। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम और पहला माध्यम। ठीक है ना। ये माध्यम हो गए हैं। अब आप चेक करो पहले कहाँ से कहाँ? एयर टू वाटर, मतलब एक से कहाँ? 2। ठीक, सिंपल। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग लगातार कौन सा नियम? स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या कहता है कि यदि आप वायु सापेक्ष जल में जाएंगे तो ये 1 और 2, या अभी मैं क्या लिखूंगा? ANW क्या बनेगा? साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमको चल रहा है जल से कहाँ के लिए? कांच के लिए। वाटर टू ग्लास। ओके, मतलब 2 से कहाँ? 3 में। तो फिर से स्नेल नियम लगाना है और इसको लिखेंगे 2 और 3, या इसको लिखेंगे WNG। ठीक है ना। क्योंकि अब प्रकाश की किरण जो है जल से कहाँ जाएगा? कांच में। और फिर से स्नेल नियम लगाना है। तो ऊपर मैं लिखूंगा साइन
अब आई का मतलब है आपतन कोण। आपतन कोण कितना हो गया है? आर। अपवर्तन कोण आर है। यहाँ लिखा है आर और नीचे लिखा है साइन आर डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फाइनली जब हम लोग चलेंगे कांच से वाई, ध्यान देना कि ये जो एंगल है ये आर डैश है। कितना? आर डैश। राइट पे जाएगा। अब हमें चलना है कांच से कहाँ के लिए? वाई के लिए। क्या लिखेंगे फिर से? You have to now check from glass to air. Glass to air मतलब 3 से कहाँ? 1 के लिए तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3n1 या GNA, यही तो बनेगा। ग्लास से एयर में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन आपतन कोण कितना है? आर है और नीचे है साइन आई। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन बन गया ये, ठीक है ना? यस। इक्वेशन 1, 2, 3 के फॉर्म में आपने चेक कर लिया है अपवर्तनांक के फॉर्मूले। अब हमें तीनों को मिक्स करना है। मतलब यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को लेके चलें और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? 1 and 2 लिखें, चाहे ए एंड डब्ल्यू लिख दें। ANW इंटू नंबर 2 क्या है? WNG इंटू थर्ड क्या है? GNA इक्वल टू। चेक करो पहले क्या है? साइन आई कौन साइन आर, तो यहाँ मैंने लिख दिया है साइन आई अपॉन साइन आर गुणे नंबर 2 पे है साइन आर अपॉन साइन आर डैश नीचे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन आर अपॉन साइन आर डैश। और थर्ड में लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ? आर डैश ऊपर आई नीचे है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन आर डैश अपॉन साइन आई। ये स्टेप चेक कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ कुछ कैंसिल भी होगा, चेक करेंगे। साइन आई कर लिया, ओके। उसके बाद चेक करेंगे साइन आर को, साइन आर कर लिया है, ठीक है ना? और ये फाइनली ये क्वेश्चन ये पर व्यापक कर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 1 आया है ना? तो क्या लिखेंगे? ए एन डब्ल्यू का मतलब वाई सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना? डब्ल्यू का मतलब क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और जी का मतलब है कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक। कितना आ गया ये? 1, ओके। चेक कर लेंगे इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकलना है, ठीक है ना? कुल मिलाकर 3 माध्यम शो किए गए हैं 1, 2, 3 के फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग दिखा सकते हैं कि 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं इस पर कभी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। मैं चेक करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर ये दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? अब आप चेक कर लें, डायग्राम बना रहता है, उसके यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हालांकि आपको इसका अंकित मान पता है 1.5 या 1.65 जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के थ्रू ये आपको निकालना पड़ेगा कम से कम 4 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए, ठीक है ना? तो ऊपर देखिए वाई शो किया गया है, नीचे कांच है, ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, ठीक है ना? प्रकाश की किरण यू आ रही है, अवलन दिखाया गया है एन डैश के फॉर्म में। और ये प्रकाश की किरण जब वाई से कांच में जाता है तो अवलन को झुक जाता है, एंगल कम हो गया है ना? अब कभी कभी यहाँ 45 के सामने 30 भी देता है, ठीक? 45 के स्थान कितना? 30, वो भी कभी कभी देता है, या मैं 30 लेके चलता हूँ, है ना? या चलते भी ठीक है। अब ये एंगल निकाल दो पहले, ये पूरा जो सेगमेंट है 90 का एंगल है, ये कितना? 90, तो निश्चित रूप से 45 डिग्री हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि एंगल ये काउंट करना है, ये आपतन कोण है। पेपर में अक्सर जो है भ्रम की अवस्था बन जाती है, जो विद्यार्थी हैं सोचते हैं कि ये एंगल आई है, बिल्कुल नहीं। और आप 2019 का 20 का क्वेश्चन पेपर सेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, जो भी सेट क्वेश्चन दिए दिखाए गए हैं उसमें एंगल यही दिखाया गया है।
तो विद्यार्थियों को लगता है कि ये आई है, आई ये नहीं बल्कि ये है। हालांकि यहाँ तो ठीक है 45, यहाँ 45 चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ कितना हो जाता 60, है ना। तो अभी आज ये आपतन कोण कितना हो गया है, आपतन कोण हो गया है 45 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे का देखिए अपवर्तन कोण 30 दिखाया गया है, और हो सकता है कि ये ऐसे बना हो 60 और ये गायब हो, ठीक है ना। तो आपको भली प्रकार से पहचान में आना चाहिए कि कौन सा कोण आपतन है, कौन सा अपवर्तन है। यू शुड वेल नोन अबाउट द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्शन एंगल, ओके। तो ये निश्चित रूप से 30 शो किया गया है। 30 अगर ना देता 60 लिखता तो भी हम 30 दिखाते हैं, ओके। तो आर का मान कितना हो गया है, आर का मान हो जाएगा 30। एंगल कम हो गया देखिए, है ना, क्योंकि एंगल पहले कितना था 45, अभी कितना हो गया है 30। तो निश्चित रूप से जो है ऊपर का माध्यम विरल, नीचे का माध्यम सघन है। हमें निकालना है कांच का अपवर्तनांक, हमें निकालना है Ag। तो Ag निकालने का तरीका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये स्नेल का नियम, ठीक है ना। तो इसको यूज कर लेंगे। ऊपर आएगा साइन आई का मतलब साइन 45 और साइन आर की वैल्यू है साइन 30, ठीक है। साइन 45 पुट कर लेंगे, ये साइन 45 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आएगा, बचे कितना √2। तो Lg की वैल्यू √2 आ गई है, और √2 की वैल्यू आप जानते हैं कि ये वैल्यू होती है 1.414 होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब y सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक आएगा 1.414 या √2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप अगर लगा लेंगे तो बोर्ड में शायद ही आप असफल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है कि अगर आप यहाँ सीख जाएंगे तो किसी भी हाल में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओके। अब देखिए 2 अपवर्तनांक शो किए गए हैं, एक कांच का एक जल का, और किसके सापेक्ष दिखाया गया है, y के सापेक्ष। तो इसमें लिखा हुआ है कि y के सापेक्ष कांच का और जल का। पहले जल का मैं लिखता हूँ AnW, और ये दिया 4/3, ये है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और 4/3 जानते हैं 1.33 है ना। और नंबर 2 पे दिया गया है Ang, मतलब y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये दिया है 3/2, ठीक है ना। ये हो गया है। अब हमें 2 पार्ट में आंसर निकालना है, दिस इज गिवन, ये शो किया गया है। और 2 पार्ट में पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और नंबर 2 जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अगर आप ये निकालेंगे तो ये निकालने को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन ये चीज निकालना, इसके लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि गलती ना होने पाए। ये चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही नियम लागू करना है, एयर वाटर ग्लास, ठीक है ना, एयर वाटर एंड ग्लास, ऐसे चलेंगे हम लोग। तो अभी मैंने जो नियम लिखा था इसके आधार पे एयर वाटर ग्लास के लिए, और फिर एयर में चला जाएगा, क्या बनता है AnW वाटर के लिए, WnG इंटू GnA इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला था, ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला जो भी निकाला गया था वो मैंने लिख दिया है डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आप इसको फॉलो करिए। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा मान हमें दिया है, क्या हमें निकालना है, ठीक है ना।
ए एन डब्ल्यू करेक्ट, पास हो गया। तो भैया ए एन डब्ल्यू पास हो गया। डब्ल्यू एन जी कोई बात नहीं, हम लोग पहले ये निकाल देंगे, डब्ल्यू एन जी निकालना है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली जी एन ए लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये जी एन ए, और यहाँ क्या दिया है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। तो मैं जी एन ए इसको क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ 1/ANG, ठीक। अब देखिए बन गया नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या क्या दिया है वो चीज़ और क्या निकालना है वो चीज़, इनको मर्ज कर लेना है, मिक्स कर लेना है। तो फाइनली ये चीज़ गड़बड़ निकल रहा है। इसको कैसे चेंज करना है, इसको लिखना है 1/ANG लिखा हूँ मैं, तो इसको मैं देखिए ऐसे लिखने वाला हूँ। अब मैं इसको लिखूंगा ANW गुणे WNG गुणे, इसको मैं लिखूंगा 1/ANG इक्वल टू 1। अभी ठीक हो गया है, ओके। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है WNG की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको यहाँ रोक लेंगे, इस पद को यहाँ पे रोक लेना है, तो ये बनेगा WNG। WNG का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ओके। तो ये जाएगा ऊपर, ANG पहुंचेगा ऊपर और ANW आएगा नीचे, चेक करेंगे, ओके ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, देखिए WNG का ANG और ANW पदों में। ANG का मान हमें पता है, ANW का मान पता है, इन दोनों को पुट कर लेना है। ANG कितना है 3/2 एंड ANW कितना है 4/3, ठीक है। अब ये 3 जाएगा 3 में, 2 आएगा 4 में, ये हो जाएगा 3 से 9 और 4 दूनी 8। ये आपका एक पार्ट निकल गया WNG का मान, ठीक है ना। ये आपका निकल गया है WNG की वैल्यू। तो देखिए एक पार्ट आपका निकल चुका है, WNG की वैल्यू जो पूछी गई थी सेकंड पार्ट के रूप में, वो आपका निकल चुका है, ठीक है ना। और हमें निकालना है GNW की वैल्यू, हमें निकालना है सेकंड पार्ट या फर्स्ट, जो भी आप दिखा दें, ये फर्स्ट मान लेंगे, हमें निकालना है GNW, ओके। तो ये जो निकला था ये था WNG, और निकालना है GNW, तो GNW कितना हो जाएगा 1/WNG। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो है जो आपके अपवर्तनांक होते हैं उनकी उत्क्रमणीयता, माध्यम के अकॉर्डिंग उनकी उत्क्रमणीयता ये होती है। तो निश्चित रूप से GNW होता है कि 1/WNG मतलब 9/8, इसको लिखेंगे 8/9, तो ये GNW की वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं कितने सही हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी सघन माध्यम होते हैं इनका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है हमेशा, चाहे आप वायु के सापेक्ष कांच की बात करें, वायु के सापेक्ष जल की बात करें, या जल के सापेक्ष कांच की बात करें। जब हम लोग जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी या अतिलघु में आपको निश्चित रूप से मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, आप जानते हैं कि ये अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना। तो ये जो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, देखो है कि नहीं, ये मैंने निकाला है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये 9/8 1 से बड़ा है। उल्टा अगर पूछेगा कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, आप जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जल का अपवर्तनांक कम होता है। ज़्यादा के सापेक्ष कम का अपवर्तनांक, ज़्यादा के सापेक्ष कम का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो इसी का रिवर्स किया गया है, 8/9 बन रहा है जो कि 1 से कम है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है, ठीक है ना। कम के सापेक्ष ज़्यादा का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ज़्यादा ही निकलेगा, 1 से बड़ा, और ज़्यादा के सापेक्ष कम का निकालेंगे तो 1 से छोटा आएगा, कम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको और चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन हुआ है ये एंगल का विशेष ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ से चालू करता है ना, कभी कभी यहाँ से उठाता है पूरा इतना, और ये दिया है 135, कितना 135। अब
घुमा फिरा के आएगा उतना ही, क्योंकि 135 में ये 45 बचेगा, ये पूरा 90 है, फिर 45 हो जाएगा, है ना। और नीचे भी 120 दिखाया गया है, इसको आप चेक कर लेंगे, जो आपके अनसॉल्व वगैरह है उसमें शो किए गए ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है। आज मैंने देखिए आपको माध्यम के जो माध्यमों में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, भिन्न भिन्न माध्यम चेक किया आपने, वायु, जल, कांच और वायु के माध्यम से किस प्रकार से आप जो है माध्यमों के आपस में म्यूचुअल जो संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, है ना। 3 के पदों में 1 2 3 के पदों में 1 and 2 गुणे 2 and 3 गुणे 3 and 1 = 1 होता है। अगर इसको आप एयर, वाटर, ग्लास, एयर के फॉर्म में चलेंगे तो AN गुणे WNG गुणे GN1 = 1 होता है। इस पर क्वेश्चन आपको और लगा लेने होंगे। ओके, तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप चेक कर लेंगे दोनों आंसर को। एंड ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।